बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक को स्टिक करते हुए मैं समझा रहा था कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी में क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट का आप समझ चुके हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए क्या होता है कि अवाम लेजिस्लेचर्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अवाम वोट करते हैं। क्या करते हैं? वोट दे देते हैं, दे वोट फॉर देम। और वो फिर हाउस में, पार्लियामेंट में जाकर अपनी हुकूमत के सरबराह को चुन लेते हैं। अब बात समझ में आई? हुकूमत के सरबराह को जिसके वोट ज्यादा आ जाते हैं तो वो शख्स जो है वो क्या होता है? हुकूमत का सरबराह बन जाता है। अब हुकूमत का सरबराह किन में से होगा? हुकूमत का सरबराह इन एमपीज में से होगा। अवाम उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए वोट करेंगे। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब सब इलेक्ट हो जाएंगे तो वो हाउस में बैठ के अपने लीडर का चुनाव करेंगे। किन में से? खुद में से अपना लीडर का चुनाव करेंगे, बाहर में से नहीं होगा। तो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन जाएगा। अब हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? हेड ऑफ द स्टेट वो बाहर से ले सकते हैं, मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जितने भी क्वालिफिकेशन है वो उस पर पूरा उतरना चाहिए। वो उस पर पूरा उतरेगा तो फिर उसको जो है वो हेड ऑफ द स्टेट के ओहदे के लिए नामजद किया जाएगा। मुख्तलिफ लोग जो है, कैंडिडेट जो है ए, बी एंड सी कैंडिडेट्स, मुख्तलिफ टाइप के कैंडिडेट्स जो है वो लड़ेंगे आपस में। लड़ाई नहीं, मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और जितने भी मुल्क के सूबे हैं उनके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एमपीज है वो सारे वोट करेंगे थ्रू इनडायरेक्ट वोटिंग। हमारे लिए, अवाम के लिए इनडायरेक्ट वोटिंग चल रही है। तो इनडायरेक्ट वोटिंग के जरिए क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट जो है वो भी चुन लिया जाएगा। तो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अवाम इनडायरेक्टली चुनती है। कौन चुनते हैं? अवाम एमपी चुनते हैं और एमपी जो है फिर इन दोनों को चुनती है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका उलट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एमपीज को अवाम डायरेक्टली चुन लेते हैं आईन साजी के लिए, कानून साजी के लिए। अच्छा, समझ गए? फिर इसके बाद क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो एक ही इंसान है, तो उस एक इंसान को भी अवाम डायरेक्ट वोटिंग के जरिए क्या कर लेते हैं? चुन लेते हैं। अब कंफ्यूजन मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी। अब इसमें आप कहेंगे कि इन दोनों का फिर ताल्लुक कैसा होता है? तो पॉलिटिकल साइंस के जुबान में एक और चीज है, मैं आपको समझाता चलूं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम मैंने एक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया था। चेक एंड बैलेंस सिस्टम, चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है कि ये डायरेक्टली चुना गया जो शख्स है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो जो भी अपने काम करेगा, जो भी अपने जो फैसले करेगा, कानून आईन बनाएगा, वो इनसे पूछ के बनाएगा। अगर ये उसको क्वेश्चन कर लेते हैं उसकी किसी एक्ट को, तो वो इसको क्या होगा? जवाबदेह होगा। क्यों जवाबदेह होगा? कि अवाम ने तो इसको भी चुना है। अब अवाम हर पॉलिसी को रिव्यू करके इसका जो है वो एहतसाब नहीं कर सकते। अवाम ने चौकीदार भी जो है वो चुने हुए हैं। ये एमपीज अवाम के हक के चौकीदार है। वो जो है अवाम के हक को, हुकूमत के इख्तियारात को इस्तेमाल करने वाला है, रियासत के इख्तियारात को इस्तेमाल करने वाला है। और एमपीज जो है ये अवाम के चौकीदार है। अब अगर ये किसी भी चीज में चोरी करेगा, गफलत करेगा, कोताही करेगा, कुछ गलत करेगा, तो ये लोग भी तो अवाम ने चुने हैं। तो ये लोग बीइंग चौकीदार क्या कहेंगे? इस एक्ट को पार्लियामेंट में लाएंगे, ज़ेरे बहस लाएंगे। अगर वो 1/3 वोटिंग हासिल नहीं करता तो वो सदर वो काम करने का अहल नहीं होगा, वो फिर नहीं कर सकता। और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, सिंपली मैंने आपको इस तरह से समझाया। तो ये ब्राजील और हमारे पास यूएसए में इसकी मिसालें मिलती है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये है कि एक मोनार्की है जो कि बादशाहत है, जिस बादशाह को हुकूमत ने कुछ कवानीन के ज़ेरे असर लाके ज्यादा इख्तियारात उससे लेके अवामी नुमाइंदों को या अवाम को दे चुके होते हैं। इसमें बादशाहत तो होती है मगर बादशाहत वाली फीलिंग नहीं होती। वो क्या कहते हैं कि फीलिंग नहीं होती उसमें बादशाहत वाली। बादशाह होता है, बादशाह के खानदान भी होता है और बादशाह के खानदान से चुनाव भी उसी के खानदान से, उसी ट्रेडिशंस के जरिए होता है। मगर उसको सिर्फ कुछ प्रिविलेजेस, इज्जतें, कुछ इख्तियारात होती है
बहुत लिमिटेड इख्तियारात होती है। इतने इख्तियारात होते हैं कि वो अवामी मफाद के किसी भी फैसले में उसकी राय को अहमियत नहीं दी जाती। अवाम के नुमाइंदों को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अहमियत दी जाती है, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बादशाहत है लेकिन आईन और कानून रूल ऑफ लॉ भी है। क्या है? रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि बादशाह है मगर बादशाह अवाम के मसाइल का जो हल है वो अवाम खुद निकालेंगे और अवाम के जो वसाइल है वो डिस्ट्रीब्यूट भी अवाम खुद करेंगे। इसमें बादशाह का कोई हल मुनारका नहीं होगा। लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए लिमिटेड होगा। यूके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम बरतानिया और इंग्लैंड भी कहते हैं, उसमें ये है। जापान में भी ये निज़ाम है। अच्छा, मैंने फिर एक अदर टाइप बताया, ट्राइबल एंड ट्रेडिशनल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आज भी दुनिया के किसी कोनों में जो है वो इस तरह के कबीले मौजूद है जो कि किसी भी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के जेर असर खुद को नहीं मानते, अपनी जिंदगी जो है और अपने रस्म रिवाज और अपने ट्रेडिशन के बुनियाद पर गुजारते हैं और अपनी एक अलग एंटिटी रखते हैं। उस पर हम सेपरेटली जब हम नोमैडिक सोसाइटीज पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी पढ़ लेंगे। ये एक डीप और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आजकल के ज़माने में भी दुनिया में ऐसे सोसाइटीज़ मौजूद है और गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज फैसिलिटेट करती है। फिर आ जाता है ई गवर्नेंस या ई डेमोक्रेसी। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी है जिसमें डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करके ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जिसमें अवाम की राय ली जा सके। और अवाम की राय किस चीज लिए ली जा सके? गवर्नमेंट को चलाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, आईन साजी के लिए ली जा सके। तो ये ई डेमोक्रेसी है। हम ई गवर्नेंस पे इंशाल्लाह एक करेंगे। ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस भी कह लीजिएगा। ई गवर्नेंस, जब हम गवर्नेंस पढ़ेंगे और बिग गवर्नमेंट्स पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे? ई गवर्नेंस भी पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस या ई डेमोक्रेसी या ई गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे। बिग गवर्नमेंट कंपैरेटिव गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये इस तरह से कह लीजिए कि एक दूसरे के रिवर्स है। समझ गए? ई गवर्नेंस क्या करता है? बिग गवर्नमेंट्स को चलाने में आसानी करता है और बिग गवर्नमेंट्स के कॉन्सेप्ट को खत्म करता है। तो इंशाल्लाह उस लेक्चर में आप इसको समझ जाएंगे। अब के लिए इतना है कि ई गवर्नेंस या ई डेमोक्रेसी या ई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जहां पर अवाम के फैसले, अवामी मफादात के फैसले जब होते हैं तो उसमें डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करके अवाम की राय ली जाती है और फिर उसके बिहाफ पर फैसला साजी की जाती है। किसके लिए? सिटीजन्स के सहूलियात के लिए, सिटीजन एंगेजमेंट के लिए, उनके सिविक कल्चर में जो है वो ई गवर्नेंस या ई डेमोक्रेसी होती है। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखना चाहे तो एस्टोनिया सर्च कर ले, एस्टोनिया का सिस्टम देख ले। उसमें जो है वो में आजकल ई गवर्नेंस के क्लासिकल एग्जांपल आपको मिलेगी जहां पर अवाम की राय डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के जरिए ली जाके उसके बिहाफ पर फैसले की जाती है। तो यह था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द गवर्नमेंट्स, टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, जिसमें हमने कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स के बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसको भी कवर किया। इंशाल्लाह हम विद इन 2 मंथ्स हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो सीरीज है लेक्चर्स की वो शुरू करने जा रहे हैं, जिससे पहले 25 ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे बेसिक्स है, टर्मिनोलॉजीज है जिनका पढ़ना, जिनका समझना ज़रूरी है कंपैरेटिव गवर्नमेंट को समझने के लिए। कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स या कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंतहाई अहमियत का हामिल सब्जेक्ट है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स और हमारे जितने भी एकेडमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस के जो बैचलर्स है, जो मास्टर है, जो इवन PhD में भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अहमियत का हामिल सब्जेक्ट है। उसको समझने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक्स मैंने 24 ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं। इंशाल्लाह आज बहुत सारे टॉपिक्स उसमें क्लियर हो गए। मैं एक अलग से लेक्चर भी उस 24 टॉपिक्स के रिमाइंडर के तौर पर इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करने से पहले करूँगा। तो अब तक के लिए इतना। अस्सलाम।